अब जो टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर रिफ्रैक्शन। कंडीशन फॉर रिफ्रैक्शन में क्या समझना है हम लोगों को, बस दो ही बातें जाननी है कि कब कब रिफ्रैक्शन होगा। तो उसके लिए जो पहला रूल है, पहला कंडीशन ये दिया गया है कि इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। मतलब अगर ये अगर बाउंड्री है आपका, इस पर इंसिडेंट रे गिर रहा है ना, तो ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, आप कुछ ना कुछ वैल्यू बना हुआ रहना चाहिए आपका नॉर्मल से, तभी हम लोग रिफ्रैक्शन देख सकते हैं। तो ये पहला कंडीशन हो जाता है कि एंगल आई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसको कैसे समझ लेते हैं, तो हम लोग ना एक बाउंड्री ले लें पहले। ओके, ये बाउंड्री है, ऊपर में समझ लीजिए रेयर है, नीचे में डेंसर है। कोई लाइट रे आ रहा, ये नॉर्मल है और ये बेंट हो गया, तो ये एंगल आई हो जाता है, ये एंगल आर हो जाता है। ओके ना, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। अब मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देता हूँ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। समझना है इसको यहाँ पे हम लोगों को अच्छे से। अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, जो हम लोग जानते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू 1। ध्यान दीजिएगा, साइन आई बाय साइन इक्वल्स टू म्यू टू 1। इट मीन्स क्या होता है कि म्यू टू 1 को लिख सकते हैं म्यू टू बाय म्यू 1। क्लियर हो गया ना। तो साइन आई, अब यहाँ पर देखिए आई शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो कहा गया है। इफ आई इक्वल्स टू जीरो, मैं आई को जीरो कर देता हूँ, तो साइन आई को मैं जीरो कर देता हूँ। यहाँ पे तो साइन आई मीन्स साइन जीरो इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो बाय साइन आर, और यहाँ आपका आ जाता है म्यू टू बाय म्यू 1। ओके ना। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या सिंपल सी बात है, मैं म्यू टू 1 ही रखता हूँ अभी। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा, साइन आर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर साइन आर जीरो, तो आर क्या आएगा हम लोगों का, जीरो। तो एंगल आर भी जीरो आ जाता है। इट मीन्स आप इसको समझ लीजिए कि कोई जो लाइट है ना, वो इस जीरो एंगल पे, मैं इस इधर की बात कर रहा, इस डायरेक्शन में आ रहा। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट भी यही है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में कितना डिग्री बनता है, 0 डिग्री। तो एंगल आई इक्वल टू 0 डिग्री। अब वो ना रिफ्रैक्शन नहीं करेगा, वो उसी डायरेक्शन में बाहर भी निकल जाएगा, यानी कि एंगल आर इक्वल टू 0 डिग्री यहाँ पर भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला कंडीशन फॉर द रिफ्रैक्शन। सेकंड कंडीशन क्या है हम लोगों का, सेकंड कंडीशन कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडिया शुड नॉट बी इक्वल। शुड शुड नॉट बी इक्वल मीन्स कहने का कि अगर हमने क्या लिया, ये एयर है और ये भी एयर है, ठीक है ना, बस मीडियम हम लोग ये कर दिए। अगर कोई इंसिडेंट रे इधर से आया, तो जब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज ही नहीं हो रहा, तो आप कैसे कहेंगे रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्शन तभी होता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो। ये उसी रास्ते में निकल जाएगा, कहीं नहीं मुड़ा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये मीडियम सेम होने की वजह से कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। कैसे हम लोग समझते हैं, फिर से वही स्टार्ट करेंगे हम लोग। साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू टू 1। ध्यान दीजिएगा, म्यू टू 1 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये आपका मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है। आर आपका नीचे में है ना, तो रिफ्रैक्शन कहाँ जा रहा, सेकेंड मीडियम में। तो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, जिसमें जा रहा है उसी का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे। अब देखिए दोनों ही आपस में इक्वल है, ठीक है ना। ये भी मैं कर देता हूँ म्यू 1, दोनों ही म्यू 1 बाय म्यू 1 क्या हो गया, कट के 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि साइन आई इक्वल्स टू साइन आर, इस वजह से एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। इट मीन्स ये रहा आपका एंगल आई और ये रहा आपका एंगल आर, कोई चेंज नहीं है, तो आपका ये रिफ्रैक्शन कहलाएगा ही नहीं। तो ध्यान देना है, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो नहीं होना चाहिए, दूसरा कंडीशन में दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात, स्फेरिकल लेंस का दो टाइप होता है। पहला होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ओके, दूसरा है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, ध्यान से समझिएगा, कॉन्वेक्स लेंस का शेप कैसा होता है।
बस जिस तरह से मैंने बताया था, एक्स का बाहर वाला पार्ट निकला होता है और कॉनकेव में केव की तरह बना होता है, तो ये हम लोगों का हो जाता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स इससे रिलेटेड क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये आपका एक सेंट्रल पार्ट से एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस करेगा, वही लाइन मैं इससे भी क्रॉस करवा देता हूँ, तो ये कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये कहलाएगा हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, मिडिल पार्ट, इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ध्यान दीजिए, इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो यहाँ पर भी ये क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये कहलाया उसका ऑप्टिकल सेंटर। दिस वन इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, एक पैरेलल रे लेके आता हूँ, पैरेलल रे लेके आया, और मिड पार्ट से, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं और यहीं पर गलती भी करते हैं, मिड पार्ट से इसको बेंट कर देना है, यहीं से इसको बेंट कर देना है। ओके, तो जिस पार्ट पे, जिस लाइन पे वो दोनों कट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। ओके, अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। ओके, सो अब आ जाते हैं हम लोग इस वाले पार्ट में। यहाँ देखिएगा, ये इंसिडेंट रे हुआ, दोनों ही इंसिडेंट रे हुए। अब ये रिफ्रैक्ट होगा ना, तो बाहर की तरफ मुड़ेगा, तो जो बाहर की तरफ मुड़ेगा तो ये बैक साइड डॉटेड लाइन मिलाएंगे, ये भी आपका बाहर की तरफ मुड़ेगा, तो इसे भी मैं बैक साइड मिला देता हूँ। ठीक है, तो जिस पार्ट पे ये मिलता है ना, जिस पार्ट पर ये हम लोग को लगता है कि मिल रहा है, उसे हम लोग कहेंगे फोकस। डन। और यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल लेंथ। तो फिर से एक बार रिवाइज कर ले, कॉन्वेक्स लेंस ये इस शेप में होता है, प्रिंसिपल एक्सिस ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये उसका फोकस हो गया, ये इंसिडेंट रे है। ओके, और कॉनकेव लेंस के लिए भी सेम हो जाता है आप लोग का। ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब कुछ रूल्स के बारे में जान लेते हैं। रूल्स टू ऑब्टेन इमेज, किसके थ्रू, लेंस के थ्रू। ठीक है ना, तो पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल ये कहता है कि अगर आप कोई भी लेंस लें, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गए, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ, कोई भी लेंस लीजिएगा, तो इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से पास करेगा। इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से पास करेगा। क्लियर। तो ये हो गया हम लोगों का कॉन्वेक्स के लिए। अब मैं कॉनकेव के लिए ड्रॉ कर दूं। कॉनकेव के लिए ड्रॉ कीजिएगा आप सिमिलर वे में, कोई लाइट पैरेलल आ रहा है, यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होगा, पैरेलल आया के बाद ठीक है, ये रिफ्रैक्ट हुआ, तो जिस पॉइंट पर मिला उसे पॉइंट हम लोग कहेंगे फोकस। तो ये पैरेलल रे जो है वो कहाँ मिल रहा है, फोकस पे। पैरेलल रे जो है वो कहाँ मिल रहा है, फोकस पे। यहाँ बोलेंगे एक्चुअली फोकस पे मिलता है, यहाँ बोलेंगे कि इट अपियर्स टू मीट एट द फोकस। नंबर 2 देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर जो है हम लोगों का, वो सेकेंड नंबर ये कहता है अगर कोई भी लाइट फोकस से पास होगा तो वो पैरेलली निकलेगा। ठीक है ना, तो मैं समझ लेता हूँ कि इसके पास ये फोकस है, तो ये लाइट फोकस से पास हुआ, तो ये कैसे निकलेगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके,
दूसरा हम लोग बना लेते हैं इसके लिए, कॉनकेव के लिए। तो ये हो गया हम लोग का फोकस। इट अपियर्स टू पास थ्रू फोकस बट आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया हम लोगों का सेकंड लॉ। थर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, तो थर्ड में आप थर्ड लॉ में क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, कोई भी लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। वैसे ही कोई भी लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होता है। जिस तरह से पहला में था कि पैरेलल आ रहा है तो फोकस से पास होगा, पैरेलल आया तो फोकस से पास होगा। उसके बाद यहाँ आता है कि अगर फोकस से पास हो रहा है तो पैरेलल ही निकल जाएगा। तो ये देखिए, ये फोकस से पास किया और ये पैरेलल निकल गया। ओके, वैसे यहाँ पर ये लग रहा है कि फोकस से पास हो रहा है, तो कैसा निकला, पैरेलल में निकल गया। और यहाँ अगर देखते हैं हम लोग, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो रास्ते में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो ये हम लोग तीन लॉ दिमाग में रखेंगे, जिससे कि हम लोग लेंस के थ्रू का रे डायग्राम अच्छे से समझ सकते हैं। ओके।